होनी अटल है। काल का विधान कोई नहीं टाल सकता। बात बहुत पहले की है। जबलपुर के एक गांव में रहने वाला दिनेश चंद्र एक दिन अपने बचपन के दोस्त रमेश को याद करते हुए अपनी पत्नी से बोला, बहुत दिनों से रमेश की कोई खबर नहीं मिली है। मैं कल सुबह ही मिलने उसके गांव के लिए निकल जाऊंगा। दिनेश चंद्र की पत्नी एक बहुत ही विश्वासी महिला थी और शकुन अपशकुन में बहुत विश्वास रखती थी। बोली, आज सुबह सुबह मेरी बाईं आंख फड़क रही थी जी, आप कहीं मत जाइए। किंतु दिनेश चंद्र नहीं माना। बोला, तुम तो जानती हो भाग्यवान, रमेश का हमारे अलावा और कौन है। ऐसे जाते समय टोका टोकी नहीं करते। तुम मेरे जाने की तैयारी करो। ठीक है, मैं आपके जाने की तैयारी कर देती हूँ। दिनेश चंद्र का मित्र रमेश बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। बहुत दिनों से उसकी कोई खैर खबर नहीं आई थी। इसलिए दिनेश चंद्र सुबह जल्दी उठकर रमेश से मिलने निकल पड़ता है। अभी वह रमेश के गांव से कुछ दूर ही था कि रास्ते में उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति काफी तंदुरुस्त था। दिनेश चंद्र को देखकर वह व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है, भाई आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरा नाम दिनेश चंद्र है और मैं अपने मित्र के घर संभाजी नगर जा रहा हूँ। और आप। मेरा नाम महाकाल है, मुझे भी उसी ओर जाना है। क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मुझे ठीक से रास्ता नहीं पता। बिल्कुल चलिए, अच्छा ही होगा। हम दोनों अगर साथ साथ चलेंगे तो समय भी जल्दी कट जाएगा। उस व्यक्ति का नाम दिनेश चंद्र को बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यह कैसा नाम है, महाकाल। किंतु कुछ देर बाद उसने सोचा, मुझे क्या करना है, जब तक साथ चल रहे हैं तब तक चलेंगे। उसके बाद उसने महाकाल से कुछ भी नहीं पूछा और दोनों धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ आगे चलने के बाद रास्ते में एक छोटा सा गांव आया। महाकाल ने दिनेश चंद्र से कहा, भाई दिनेश, तुम चलो, मुझे इस गांव में किसी को एक संदेश देना है। मैं संदेश देकर तुम्हें मिलता हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ देर रुक सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आगे उस कुएं पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब तक तुम संदेश देकर वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल भाई, आप आराम करिए, मैं यूं गया और यूं आया। ऐसा कहकर महाकाल तेज बहाव से उस गांव की ओर चल दिया। दिनेश चंद्र कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था कि गांव में एक शोर मचा कि एक बाज ने एक आदमी के प्राण ले लिए। दिनेश चंद्र उस ओर भागा ही था कि महाकाल मिल गया। बोला, चलो मित्र, आगे चलते हैं, बहुत दूर जाना है और बहुत काम अभी बाकी है। हाँ भाई चलो, तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। हाँ, मुझे जिस आदमी से मिलना था वह मुझे पास में ही मिल गया और मैं उसे संदेश देकर तुरंत लौट आया। चलो अब अपनी आगे की यात्रा करते हैं। चलते चलते जब अंधेरा छा गया तब महाकाल ने दिनेश चंद्र से कहा, मित्र, रात होने वाली है और पूरा दिन चलकर हम बहुत थक गए हैं, तो क्यों ना हम रात किसी मंदिर में रुक जाएं और वहीं आराम कर लें। दिनेश सहमति जताते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, हम यहीं रुक जाते हैं और आराम कर लेते हैं और इसी बहाने प्रभु के दर्शन भी कर लेंगे। भूख भी बहुत लगी है, इसलिए भोजन कर लेंगे और थोड़ा विश्राम करके सुबह जल्द ही आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं। मुझे इस गांव में किसी का सामान देना है, मैं देकर आता हूँ। दिनेश को आश्चर्य हुआ, इतनी जल्दी क्या है, भोजन तो कर लो, फिर चले जाना। अरे मित्र, बस मैं यूं गया और काम निपटाकर यूं आया, आप भोजन करो भैया। ऐसा कहकर महाकाल तेज कदमों से चला गया। उसके जाने के थोड़ी ही देर में कहीं से आवाज आई, अरे आग लग गई भैया, आग लग गई, पूरे गांव में आग लग गई। अब दिनेश चंद्र के मन में कुछ शंका उत्पन्न होती है। वह सोच रहा था कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की दुर्घटना जरूर होती है। हो न हो, अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। कुछ देर बाद जैसे ही महाकाल आता है तो दिनेश चंद्र उससे कुछ नहीं पूछ पाता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर दोनों आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर बाद फिर से एक दूसरा गांव आया। महाकाल एक बार फिर कहता है, मित्र, तुम थोड़ा विश्राम करो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आकर मिलता हूँ। दिनेश चंद्र ने कोई प्रश्न नहीं किया, सीधे कहा, हाँ ठीक है, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। फिर से महाकाल जाता है और फिर से आवाज आती है, अरे भैया, मंगल को सांप ने डस लिया, अरे उसकी मृत्यु हो गई है। चारों ओर विलाप सुनाई पड़ता है। महाकाल वापस आ जाता है। अब दिनेश चंद्र का धैर्य जवाब दे चुका होता है
और वह पूछ ही लेता है, अरे मित्र, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो पूछूं? क्या बात है मित्र, मन में जो भी शंका है उसे दूर कर लो। तुम जिस गांव में भी जाते हो, तुम्हारे जाते ही वहां कुछ ना कुछ अनहोनी क्यों हो जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई रहस्य है? कौन हो तुम और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मुझे बताओगे? महाकाल ने दिनेश की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा, दिनेश चंद्र, आप मुझे बड़े ज्ञानी लग रहे थे, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करने के लिए निकला था, क्योंकि मैंने सुना है ज्ञानियों का साथ हमेशा अच्छा होता है। क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? दिनेश चंद्र ने झेंपते हुए कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है। यदि आप अपना सही परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। दिनेश चंद्र को भय तो हुआ, किंतु वह डट कर बोला, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच में यमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है जिससे तुम मिलने जा रहे हो? मारे आश्चर्य के दिनेश की आंखें फट पड़ी। वह बोल उठा, रमेश? हाँ रमेश, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होंगे। दिनेश चंद्र के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही न रहा। यह तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में अगली मृत्यु मेरे मित्र की होने वाली है और मैं ही उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला हूँ? वह मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने आगे की यात्रा पर ही ना जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। किंतु महाकाल ने बड़ी निष्ठुरता से कहा, तुम जो सोच रहे हो वह मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से न मिलने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह तुम्हारे चरणों में ही मर जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने आगे जाऊंगा ही नहीं और अपने घर वापस चला जाऊंगा। ऐसा कहकर दिनेश उल्टे पैर वापस हो लिया। परंतु जैसे ही वह गांव की तरफ से लौटने लगा, उसका मित्र रमेश तेजी से उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जो दिनेश को देखकर बहुत खुश लग रहा था। रमेश की गति को देखकर ऐसा लगा जैसे बहुत देर से वह उसके पीछे आ रहा हो। महाकाल ने दो टूक शब्दों में कहा, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन नियति को नहीं बदल सकते हो। तुम्हारा मित्र बहुत देर से तुम्हारे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने बहुत सख्ती से दौड़ने की कोशिश की, जिस कारण वह तुम्हारे चरणों में अब अपनी आखिरी सांस लेगा। जैसे ही रमेश दिनेश के पास पहुंचा, वह जमीन पर गिर पड़ा और वह दर्द के मारे कराहने लगा। दिनेश रोते हुए बोला, मेरे मित्र, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर रमेश ने उसकी गोद में कराहते हुए दम तोड़ दिया। दिनेश रोते हुए विलाप करने लगा, मेरी वजह से मेरे बचपन का दोस्त इस दुनिया से चला गया। यह कहकर दिनेश रोने लगा और आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा। महाकाल ने बताया, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन गूंगा होने के कारण तुम्हें आवाज नहीं दे सका और एक पैर से अपाहिज होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की और बुढ़ापे में शरीर में ज्यादा शक्ति नहीं होती, इसलिए उसके हृदय गति रुकने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु की वजह तुम हो, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। दिनेश ने रोते हुए पूछा कि अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों आ रहे थे? मैं तो हमेशा सभी के साथ चलता हूँ, हर क्षण चलता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में समझने का समय ही नहीं होता। तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? किसी सामान्य प्राणियों के लिए यह जानना सही नहीं है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को इतनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया। इससे प्रतीत होता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होंगे। तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। दिनेश चंद्र ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और अपने घर लौट गया। ज्ञानी व्यक्ति भी अपने मृत्यु के बारे में जानने के बाद अपनी मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता है। वैसा ही दिनेश ने भी किया। उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी।
दिनेश राजा के दरबार में पहुंच गया और सारी बात विस्तार से राजा को बताई। राजा ने ध्यान से सारी बात सुनी और फिर अपने मंत्रिमंडल में प्रश्न किया। मेरे मित्र की मृत्यु की भविष्यवाणी आप सबने सुनी और आप बहुत ही ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने मित्र के प्राण बचाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आप सबकी सलाह चाहिए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर हम उन्हें किसी दूसरे राज्य में जाने ही ना दें तो उनकी मृत्यु कैसे होगी? राजा को यह उपाय जच गया। आपकी बात बिल्कुल उपयुक्त है। हमारे मित्र की रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी जाए और वे अपनी मर्जी से राजमहल के बाहर आ जा सकते हैं और जिस किसी से भी मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन बिना हमारी अनुमति के उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा और न ही कोई उनसे मिलेगा। दिनेश चंद्र राजा के महल में ही रहने लगा और वह निश्चिंत हो गया था कि अपनी मृत्यु को टाल देगा। मृत्यु से एक दिन पहले उसने सोचा, कल तो मेरी मृत्यु का दिन है। आज रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ ताकि यह काली रात और कल का दिन जल्दी ही निकल जाए। दिनेश चंद्र को नींद में चलने की बीमारी थी, पर वह स्वयं इसके बारे में जानता भी नहीं था, इसलिए उसने राजा से या किसी से भी कोई इस बारे में बात नहीं की थी। नींद में चलने की बीमारी का दौरा उसे समय समय पर पड़ता है। जब सब व्यक्ति गहरी नींद में सो रहे थे, उसी समय दिनेश को यह दौरा पड़ा। वह राजा के महल से निकलकर अस्तबल में गया। चूंकि राजा के आदेश अनुसार वह कहीं भी आ जा सकता था, इसीलिए किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा और घोड़े पर सवार होकर दिनेश दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। यह भी शायद भाग्य की ही बात थी कि पड़ोसी राज्य के सारे प्रहरी गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन किसी को भी उसके आने का पता नहीं चला और वह उस राज्य के राजा के कक्ष में जाकर रानी की दूसरी तरफ सो गया। सुबह राजा ने देखा तो गुस्से में चिल्लाया, कौन है यह नामुराद जिसने हमारे अंतःपुर में यह गुस्ताखी की है? इस गुस्ताख को तुरंत गिरफ्तार कर लो और दरबार में पेश करो। दिनेश चंद्र की नींद खुली और अपने को पड़ोसी राजा के महल में पाकर उसका तो मानो सिर ही चकरा गया। हाथ जोड़कर कतर स्वर में बोला, क्षमा महाराज, क्षमा। मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके राज्य में कैसे आया, और राज्य में तो छोड़ो, आपके कक्ष में कैसे आया मैं खुद नहीं जानता। राजा गरजा, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, तुम कोई जासूस तो नहीं हो? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। राजा तो पहले ही क्रोधित था और दिनेश की बातें सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। सैनिकों, इस दुष्ट को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गया और आपके किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है और होने जा रही है। राजा को आश्चर्य हुआ। तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली है? क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि किसी और राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के बगल में सो जाए? यह तो सरासर आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? इसके बाद दिनेश चंद्र ने एक एक करके पिछले 6 महीने की सारी घटनाओं का वर्णन राजा के सामने किया। पहले तो राजा को विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब दिनेश ने यह कहा कि आप हमारे राज्य के महाराज से इस बारे में पता कर सकते हैं, राजा को यह प्रस्ताव सही लगा और उसने चेतावनी देते हुए कहा, यदि तुम्हारी बात सही है तो फिर मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। दोनों पड़ोसी राज्यों के राजाओं के बीच मित्रता थी। सिपाही दूसरे राज्य जाकर वापस आते हैं और बताते हैं, महाराज, दिनेश चंद्र जो कह रहा है वह सही कह रहा है। पड़ोसी राजा ने दिनेश को अपने महल में रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से यह राजा के महल में था। कल रात राजा इससे आखिरी बार मिले थे और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को नहीं। अब राजा को अपने क्रोध पर पछतावा हुआ। उसके अनुसार दिनेश को फांसी देना उचित नहीं है, लेकिन अब समस्या यह है कि अगर उसे फांसी नहीं दी जाएगी तो यह राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा, और अगर इसे फांसी दी जाएगी तो यह इसके साथ अन्याय होगा। राजा का एक सैनिक बोला, महाराज, दिनेश चंद्र को एक कच्ची सूत के धागे से फांसी दे दी जाए, जिससे आपके वचन का मान रहेगा और कच्चे सूत के धागे से लगे फांसी से
दिनेश की मृत्यु भी नहीं होगी। राजा को यह सलाह उपयुक्त लगी और उसने आदेश दिया दिनेश चंद्र को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी पर लटका दिया जाए। दिनेश चंद्र भी राजा के इस न्याय से प्रसन्न हुआ और उत्साह में बोला, महाराज आपकी जय हो और आपके न्याय की भी जय हो। मैं आपके न्याय से बहुत खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि कच्चे सूत के धागे से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी इस फांसी की सजा को स्वीकार करता हूँ महाराज। जैसे ही दिनेश को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। दिनेश के गले की नस कट चुकी थी और वह जमीन पर गिरा तड़प रहा था और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया। विश्वास नहीं हो रहा कि कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है। नियति ने अपना काम कर दिया। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितने भी सावधानी ले लें, चाहे इंसान कितने भी उपाय कर ले, हर घटना और हर उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। राजा ने व्यथित कंठ से आदेश दिया, दिनेश चंद्र के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ पड़ोसी राज्यों में उसके घर ले जाया जाए और उसके परिवार की यथोचित सहायता की जाए। उसके बाद दिनेश चंद्र की पत्नी ने भी उसके दाह संस्कार को सारी विधि विधान से किया। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।